नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आपका टेस्ट का टाइम हो चुका है, 8 बज गए हैं। सभी लोग लाइव आ जाएंगे और क्लास को शेयर कर देंगे, जिससे कि आपके साथ वाले लोग भी आ सकें। आप लोगों को पता होगा, जो लोग सबसे पहले चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन उनको समय से मिल सकें। अब जो लोग पहली बार ये देख रहे हैं उन लोगों को बता दें कि आप लोगों का जो यूपी कैडेट BHU ICR का कोर्स है वो 70 से 80% हो गया है, और जो शेष आपका कोर्स बचा हुआ है वो आपका यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, वो कोर्स आपका चल रहा है और साथ साथ अब आपकी प्रैक्टिस भी शुरू हो गई है। तो आप लोग, ये हमारा मॉडल पेपर नंबर कौन सा है, तो 9 नंबर है ये। ठीक है, इससे पहले 8 हम मॉडल पेपर आपको करा चुके हैं, और आपका ये 9 मॉडल पेपर पूरे कराने तक आपके 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज तक हम आपको करा चुके होंगे। ठीक है, तो अब चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको सीधा ले चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है, यहाँ पे देख लेंगे आप। ऐसा खरपतवार जिसमें तीनों प्रकार की सुसुप्तावस्था पाई जाती है। आप लोग इसका आंसर देंगे, और आंसर आप लोगों को कैसे देना है, ठीक है, वो आप लोग पहले देख लेंगे। आंसर आप लोगों को कैसे देना होता है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का अगर ऑप्शन नंबर ए सही है तो पहले का ए। ठीक है, ऐसे आप लोग लिख देंगे, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि आप लोग कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, और लास्ट में अपना स्कोर भी बता देंगे, जिससे कि पता चलता रहे कि कौन बच्चा कैसा कर रहा है। ठीक है, और चलिए इसमें आपका आंसर कौन सा सही होगा। ऐसा खरपतवार जिसमें तीनों प्रकार की सुसुप्तावस्था पाई जाती है, ऐसा कौन सा खरपतवार है, तो आपका जंगली जई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। दूसरा क्वेश्चन, गेहूं का कंडुआ रोग है कैसा है, वायुजनित, बीजजनित, मृदा जनित, या इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर देते रहेंगे और क्लास को शेयर करते रहेंगे। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब क्लास को करते रहेंगे। और इसमें आपका आंसर क्या सही होगा, गेहूं का कंडुआ रोग कैसा है, वायुजनित है या बीज जनित है, मतलब ये वायु के द्वारा फैलता है, या बीज से या मृदा से, तो ये किसके, बीज जनित है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, सुनहरे धान में कौन सी विटामिन पाई जाती है, सुनहरे धान में कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन बी, और ऑप्शन नंबर डी आपका विटामिन डी है। ठीक है, आप लोग आंसर देते रहेंगे और क्लास को शेयर करते रहेंगे। सुनहरे धान में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो सुनहरे धान में आप लोगों को पता होगा कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन ए आपकी सुनहरे धान में पाई जाती है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन, धान का खैरा रोग दूर करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, धान का खैरा रोग दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, जिंक सल्फेट, या SSP, सिंगल सुपर फॉस्फेट। फुल फॉर्म भी आप लोग लिख लीजिए, अगर नहीं पता है आपको तो SSP की फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे सिंगल सुपर फॉस्फेट। इसका आंसर क्या सही होगा, आप लोग आंसर देते रहेंगे। और तो इसका आंसर क्या है आपका, जिंक सल्फेट इसका आंसर सही होगा। ठीक है, आप लोगों को पता होगा धान का जो खैरा रोग होता है वो जिंक की कमी से लगता है। ठीक है, और इसको दूर करने के लिए हम 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जिंक सल्फेट का छिड़काव करते हैं। ठीक है, तो धान का खैरा रोग दूर हो जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें ऐसी कौन सी फसल जिसमें टिलरिंग स्टेज नहीं होती है, ऐसी कौन सी फसल है, ये 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से ऐसी कौन सी फसल है जिसमें टिलरिंग स्टेज नहीं होती है, मतलब उसमें टिलर्स नहीं बनते हैं, ऐसी कौन सी फसल है, तो वो आप लोग बताएंगे। और
सभी लोग आंसर देंगे, सभी लोग आंसर देंगे। ज्वार, बाजरा, गेहूं या मक्का। तो ऐसी कौन सी फसल है जिसमें टिलरिंग स्टेज नहीं आती है? तो मक्का में। ठीक है, मक्का में टिलरिंग स्टेज नहीं आती है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी फसल मृदा अपरदन बढ़ाती है? इनमें कौन सी ऐसी फसल है जो मृदा अपरदन बढ़ाती है? मृदा अपरदन मतलब सॉइल इरोजन, सॉइल का कटाव। कौन सी फसल ऐसी है जो सॉइल के कटाव को और ज़्यादा करती है, मतलब बढ़ाती है मृदा अपरदन को? मक्का, मूंग, उर्द या सभी? तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोगों को पता होगा, इसका आंसर मक्का होगा। ठीक है, मक्का, क्योंकि मक्के की जड़ें आप लोग देखे होंगे, ये मक्के की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांध कर नहीं रखती हैं। जैसे आप लोग उर्द और मूंग देखेंगे तो ये जड़ों को, इसकी जो जड़ें होती हैं वो मृदा को बांधे रखती हैं। ठीक है, मतलब मृदा का कटाव बहुत कम हो पाता है। और इसमें आप लोग मक्के के खेत में देखेंगे मृदा का कटाव बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, किसान खाद CAN, इसकी प्रवृत्ति कैसी है? मतलब अम्लीय, क्षारीय या उदासीन है, या इनमें से कोई नहीं? किसान खाद की प्रकृति कैसी है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोगों को पता होगा अम्लीय खाद जो किसान खाद होती है वो कैसी होती है? तो ये उदासीन होती है। ठीक है, उदासीन ये होती है। मतलब किसान खाद की प्रकृति कैसी है? तो उदासीन। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे अगर नहीं आता होगा तो। अगला क्वेश्चन, पायराइड या झूठा जो सोना होता है, इसमें आयरन की मात्रा कितनी होती है? पायराइड में आयरन की मात्रा कितनी होती है? आयरन मतलब लोहा होता है, तो कितनी होती है? 22 से 24%, 20 से 22%, 18 से 19% या 10 से 16%? इसका आंसर क्या होगा? सभी लोग आंसर देंगे इसका, सभी लोग आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका 20 से 22% होगा। ठीक है, 20 से 22%, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 36.8%, 38 से 42%, 33 से 34% या 46%? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग नोट कर लेंगे, 38 से 42%। ठीक है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड में नाइट्रोजन कितना होता है? तो 38 से 42% होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, सनई, इसको हरी खाद भी कहते हैं। ठीक है, सनई जो होती है वो हरी खाद की फसल है। प्रति हेक्टेयर कितने नाइट्रोजन की मात्रा स्थिरीकरण करती है? जो सनई आप लोग लगाए होंगे खेत में, कभी भी आपके खेत में हुई होगी, तो वो ही पूछा गया है, जो सनई क्रॉप होती है वो कितना नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है प्रति हेक्टेयर? आप लोग आंसर देंगे, सनई प्रति हेक्टेयर कितनी नाइट्रोजन की मात्रा स्थिरीकरण करती है? तो 72 से 80 किलोग्राम। ठीक है, 72 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है 1 हेक्टेयर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पोषक तत्वों की गतिशीलता तथ्य किसने दिया? पोषक तत्वों की गतिशीलता तथ्य किसने दिया? अर्नोन ने, स्टाउट ने, या निकोलस ने, या ब्रे ने? तो इसका आंसर क्या सही होगा? आप लोग आंसर लगाएंगे और जल्दी जल्दी आप लोग आंसर देते रहिए। पोषक तत्वों की गतिशीलता तथ्य किसने दिया था? तो ब्रे ने दिया था। आगे, TRYSEM ट्राइसेम कब चला? 1974 में, 1978 में, 1980 में, 1979 में? आंसर देंगे आप लोग, ट्राइसेम कब चला? तो कब चला?
आंसर दीजिए आप लोग। 1979 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। डेलक्रेस्ट प्रजाति किस फसल की है? डेलक्रेस्ट प्रजाति किस फसल की है? डेलक्रेस्ट वैरायटी जो है वो किस क्रॉप की है? सूरजमुखी की, सोयाबीन की, तंबाकू की या सरसों की? इसका आंसर क्या सही होगा? डेलक्रेस्ट प्रजाति किस फसल की है? सूरजमुखी, सोयाबीन, तंबाकू या सरसों? तो ये किसकी है? तंबाकू की है, ठीक है। आप लोगों को जब तंबाकू की क्रॉप पढ़ाई गई है तो उसमें ये लिखाया गया है। जूट की एक गांठ का वजन कितना होता है? जूट क्रॉप आप लोग पढ़े हैं ना, उसी में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। जूट की एक गांठ का वजन कितना होता है? 170 किलोग्राम, 160 किलोग्राम, 150 किलोग्राम और 180 किलोग्राम। तो कितना होता है? आप लोग आंसर देंगे, सभी लोग आंसर देंगे इसका, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो पता होगा। और आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए, ठीक है, क्योंकि कोर्स आपका पूरा लगभग ख़त्म हो गया है। जो कुछ बचा है वो मिल रहा है आपको। तो आप लोग क्या करेंगे? अपना रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। रिवीजन जितना करेंगे उतना ही अच्छा आपका रैंक आ जाएगा, ठीक है। और अभी पेपर का आपका कुछ पता नहीं है, अभी पेपर की कोई डेट आई नहीं है। जैसी डेट आएगी तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल के द्वारा पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसका वज़न कितना होता है? 180 किलोग्राम इसका वज़न होता है। जूट किस ऋतु की फसल है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो जूट है वो किस ऋतु की फसल है? खरीफ, रबी, जायद या सभी? आप लोग आंसर देते रहेंगे। 20 सेकंड आपका एक क्वेश्चन पे समय मिलता है, तो आप लोग अपने हिसाब से आंसर देते रहेंगे, ठीक है। जूट किस ऋतु की फसल है? तो खरीफ ऋतु की फसल है। आगे चलते हैं, 16 क्वेश्चन देखते हैं। CPTCRI कहाँ स्थित है? शिमला, केरल, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? CPTCRI कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है आप लोग नोट कर लेंगे, केरल में स्थित है, ठीक है। केरल में ये स्थित है। आगे बात करते हैं, यूपी में एगमार्क की शाखा कहाँ पर है? यहाँ पे ई की जगह ए आप लोग कर लेंगे, एगमार्क, ठीक है। यूपी में एगमार्क की शाखा कहाँ पर है? नागपुर में, लखनऊ में, आजमगढ़ में या कानपुर में? तो किस में है ये? 70 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। सभी लोगों को पता होना चाहिए ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा। यूपी में जो एगमार्क की शाखा है वो कहाँ पर है? कानपुर में है, ठीक है। एगमार्क की शाखा यूपी में कहाँ पर है? तो कानपुर में है। कंपोस्ट बनाने की इंदौर विधि किसने विकसित की है? आप लोग पढ़े होंगे ना, कंपोस्ट बनाने की 2 विधियाँ होती हैं, तो उसी में से एक विधि है आपकी इंदौर विधि। तो कंपोस्ट बनाने की जो इंदौर विधि है वो किसने विकसित की थी? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग आंसर देंगे। ऑप्शन आप लोग देख लेंगे, CN आचार्य ने, हॉवर्ड और बर्ड ने, काका ने या रॉबर्टसन ने? आप लोग आंसर देंगे। कंपोस्ट बनाने की इंदौर विधि किसने विकसित की? तो किसने विकसित की है? हॉवर्ड और बर्ड ने, ठीक है, हॉवर्ड और बर्ड ने। सरसों में सफ़ेद गेरुई मतलब वाइट रस्ट किसके द्वारा होता है? पक्सिनिया स्पीसीज के द्वारा, निवोसिनिया स्पीसीज के द्वारा, एल्ब्यूगो स्पीसीज के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? आप लोग पढ़े होंगे, जब सरसों की क्रॉप आपको पढ़ाई गई थी उसमें आपको ये क्वेश्चन कराया गया था। तो जो लोग रिवीजन कर रहे हैं बार बार वो लोग इसका आंसर दे देंगे, और जो लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं वो लोग आंसर नहीं दे पाएंगे। तो सरसों में सफ़ेद गेरुई किसके द्वारा होता है? एल्ब्यूगो स्पीसीज के द्वारा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्प काटने के बाद जो स्नेक बाइट लगाई जाती है वो किस खरपतवार से तैयार की जाती है? क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। सर्प काटने के बाद मतलब आपको सांप ने काट लिया
उसके बाद जो स्नेक बाइट लगाई जाती है वो किस खरपतवार की बनती है, किस खरपतवार से तैयार होती है? डाइजेरिया आर्बेंसिस से, ल्यूकोस एस्पेरा से, बिहोरबिया डिफ्यूज से। इन तीन में से ही आपको आंसर मिल जाएगा, तो आप लोग इसका आंसर देंगे और आगे बढ़ते चलेंगे धीरे धीरे। तो इसका आंसर क्या होगा? ल्यूकोस एस्पेरा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। सिगरेट तंबाकू में निकोटीन की मात्रा कितनी होती है? सिगरेट तंबाकू जो होती है ना, सिगरेट तंबाकू में निकोटीन की मात्रा कितनी होती है? 0.5 से 3%, 3.5 से 8.5%, 1.2 से 2.65% या 1%? ऑप्शन कौन सा सही है? इसमें सिगरेट तंबाकू में निकोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो 1% होती है। ठीक है, कितनी होती है? 1%। आगे चलते हैं। शंकर मक्का की बीज दर, ज़्यादातर लोगों को इसका आंसर पता होगा। शंकर मक्का की सीड रेट कितनी होती है? तो कितनी होती है आप लोग बताएंगे? शंकर मक्का की सीड रेट कितनी होती है? 18 से 20 किलोग्राम, 20 से 25 किलोग्राम, 15 किलोग्राम या 35 से 40 किलोग्राम? तो इसका आंसर क्या सही है? इसका आंसर 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, शंकर मक्का की बीज दर। डाइपेल एक है फफूंदनाशी, खरपतवारनाशी, कीटनाशी या जैव उर्वरक? आंसर देते रहेंगे आप लोग। डाइपेल एक है, क्या है ये? फफूंदनाशी है, खरपतवारनाशी है, कीटनाशी है या जैव उर्वरक है? तो ये क्या है? कीटनाशी है ये। ठीक है, कीटनाशी है ये क्या है? डाइपेल एक कीटनाशी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधों की जड़ों के चारों ओर उर्वरक देना क्या कहलाता है? ये हर एक क्वेश्चन आपके बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इनको ऐसे ही जाने नहीं देंगे। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको करा देंगे उसमें से कम आपका 50% तो फंस जाएगा। ठीक है, और 50% अगर आप अपना पेपर सही कराए तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, कम से कम आपका 50% जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं उसी में से आ जाएगा। और थ्योरी आपने पढ़ ली, थ्योरी कुछ लोग याद कर रहे हैं जो हमने नोट्स दिए, तो उनकी तो अच्छी रैंक आएगी ही। ठीक है, जो केवल क्वेश्चन ही पढ़ेगा तो उनका 50% लगभग क्वेश्चन से ही फंस जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको जब हम टेस्ट कराएंगे तभी टेस्ट आपको करना होगा। ठीक है, क्योंकि 500 क्वेश्चन आज तक आपके हो जाएंगे इसमें, और जब तक पेपर नहीं होता है तब तक ऐसे ही आपके क्वेश्चन चलते रहेंगे। ठीक है, तो पौधों की जड़ों के चारों ओर उर्वरक देना क्या कहलाता है? हिल प्लेसमेंट्स। ठीक है, टॉप ड्रेसिंग मतलब ऊपर से देना, वो टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। ब्रॉडकास्टिंग आप लोग जब सोइंग मेथड पढ़ेंगे तो उसमें एक सीड सोइंग मेथड, मतलब ये ब्रॉडकास्टिंग को हिंदी में कहते हैं छिड़कवा विधि, तो वो ये होता है। ठीक है, पौधों की जड़ों के चारों ओर उर्वरक देना क्या कहलाता है? हिल प्लेसमेंट्स। आगे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन। बीज को किस तापमान पर संरक्षित किया जाता है? ये आपका एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है, तो उसी में आपको ये कराया गया है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग देंगे। तो इसका आंसर ज़्यादातर लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा। कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर संरक्षित किया जाता है बीज को? तो ये आपका -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -196 डिग्री सेल्सियस। आगे चलते हैं। कृत्रिम योनि का तापमान होता है, कितना होता है? -42 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस या 39 डिग्री सेल्सियस? सभी लोगों को पता होगा, जो लोग अभी 12th करके आए हैं, कुछ लोग 11th में रहते हैं तो उन लोगों को नहीं पता होगा, वो लोग नोट कर लेंगे कितना तापमान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, मतलब 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 42 डिग्री सेल्सियस। आगे चलते हैं। किस भैंस का रंग जेट ब्लैक होता है? जेट ब्लैक किस भैंस का रंग होता है?
तो किसका होता है? भदावरी, महसाना, मुर्रा, जाफराबादी। किस भैंस का रंग जेट ब्लैक होता है? जेट ब्लैक, इसका एक नाम और है काला स्याह। ठीक है, किस भैंस का रंग जेट ब्लैक या काला स्याह होता है? तो किसका होता है आप लोगों को पता होगा, मुर्रा का। ठीक है, आगे चलते हैं। किस पशु की संख्या भारत में सर्वाधिक है? किस पशु की संख्या भारत में सर्वाधिक है? गाय, भैंस, सुअर या बकरी? कुछ लोगों को पता होगा इसका आंसर और कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग नोट कर लेंगे। किस पशु की संख्या भारत में सर्वाधिक है? तो गाय की। ठीक है, गाय की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन करने वाला राज्य? सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन करने वाला राज्य है। ठीक है, आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन करने वाला राज्य है। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। और निम्न में किस पशु का गर्भकाल सबसे कम होता है? किस पशु का गर्भकाल सबसे कम होता है? भेड़, बकरी, सूअर या ऊंट? इनमें से 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इनमें से सबसे कम गर्भकाल किसका होता है वो आपको बताना है। तो सबसे कम इसमें से किसका होगा? आप लोगों को सबको पता होगा भेड़ का कितना होता है, बकरी का कितना होता है, सूअर का कितना होता है और ऊँट का कितना होता है। इनमें से सबसे कम किसका होता है वो आपको बताना है। तो सबसे कम किसका होता है? सूअर का। ठीक है, सूअर का सबसे कम होता है। 110 से 114 दिन के लगभग सूअर का होता है, तो ये सबसे कम होता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा को क्या कहते हैं? दूध में जो शर्करा पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज या माल्टोज? जो दूध में शर्करा पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसका आंसर आप लोग देते रहेंगे। दूध में पाए जाने वाली शर्करा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? लैक्टोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। मांस के लिए प्रसिद्ध गाय की नस्ल कौन सी है? इनमें से कौन सी ऐसी गाय की नस्ल है जो मांस के लिए प्रसिद्ध है? ब्लैक बंगाल, अंगोल, डॉगी या इनमें से कोई नहीं? आप लोग सही से क्वेश्चन पढ़ेंगे और उससे भी ज़्यादा सही से ऑप्शन पढ़ेंगे, तब आंसर आप लोग लगाएंगे यहाँ भी और आपका जब पेपर होगा यूपी कैडेट का वहाँ भी। तो कुछ लोगों को पता होगा मांस के लिए प्रसिद्ध गाय की नस्ल कौन सी है? तो अंगोल है। ठीक है, अंगोल या ओगोल, आपको जो ऑप्शन दे रखा हो वहाँ पे लगा देंगे। विश्व में सबसे अधिक गाय के मांस का निर्यात कौन करता है? विश्व में सबसे अधिक गाय के मांस का निर्यात कौन करता है? चीन, अमेरिका, जापान या भारत? आयात और निर्यात तो आप लोग समझते ही होंगे ना। आयात मतलब आना, मतलब आयात किया, किसी दूसरे देश से खरीदा इंडिया ने। ठीक है, और निर्यात मतलब जैसे इंडिया अपना जो प्रोडक्शन होता है किसी भी चीज़ का वो किसी दूसरे देश को बेच देता है, तो वो आपका निर्यात हो जाता है। ठीक है, आयात मतलब कोई देश है वो किसी और देश से खरीदे, और निर्यात क्या होता है? वो बेचना होता है। ठीक है, तो ये निर्यात कौन करता है सबसे ज़्यादा? भारत करता है। ठीक है, भारत करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। पूसा संयोग किसकी प्रजाति है? पूसा संयोग किसकी प्रजाति है? कद्दू की, तोरिया की, खीरा की या इनमें से कोई नहीं? पूसा संयोग किसकी वैरायटी है? किसकी वैरायटी है? तो बहुत लोगों को पता होगा, खीरा की वैरायटी है। इंपॉर्टेंट वैरायटी है, नोट कर लेंगे आप लोग। हरी सब्जियां अच्छा स्रोत होती हैं। हरी सब्जियां
किसका अच्छा स्रोत होती हैं, फॉलिक एसिड का, आयरन का, या फॉलिक एसिड और आयरन दोनों का, या पोटेशियम का? तो आपका ये क्या होगा, फॉलिक एसिड और आयरन दोनों का अच्छा स्रोत होती हैं। ठीक है, हरी सब्जियां किसका अच्छा स्रोत होती हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ए और बी बोथ। ट्यूबराइजेशन किससे संबंधित है? हीट पोटैटो, हीट नहीं है यहाँ पे, हीट आप लोग स्वीट होगा यहाँ पे। ठीक है, स्वीट पोटैटो, पोटैटो, ए एंड बी बोथ, या इनमें से कोई नहीं। ट्यूबराइजेशन प्रोसेस किससे संबंधित है? स्वीट पोटैटो, पोटैटो, या दोनों, या कोई नहीं? तो पोटैटो से संबंधित है। ट्यूबराइजेशन पोटैटो से संबंधित है। पोटैटो मतलब आलू होता है, स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंद होता है। ठीक है, निम्न में डायोसियस सब्जी कौन सी है? परवल, कुंदरू, या दोनों, या खीरा? तो इसका आंसर क्या सही होगा? परवल और कुंदरू दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं 38 क्वेश्चन की। किस फसल का प्रयोग चारा तथा सब्जी दोनों रूप में किया जाता है? इनमें से ऐसी कौन सी फसल है जिसका प्रयोग हम लोग सब्जी के लिए भी करते हैं और चारे के लिए भी करते हैं? ग्वार, मक्का, काउपी, या बी एंड सी बोथ? तो आप लोगों को पता होगा चारा और सब्जी के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? मक्का और आपका काउपी। तो ऑप्शन नंबर सी आप डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाय के लिए उपयुक्त नाइट्रोजन उर्वरक कौन सा है? इसमें चाय के लिए उपयुक्त नाइट्रोजन उर्वरक कौन सा है? यूरिया, कैन, डीएपी, या KNO3? ठीक है, तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? KNO3 का मतलब पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसका आंसर आपका ये ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 40 नंबर पे। पूसा चिकनी किसकी वैरायटी है? पूसा चिकनी प्रजाति है, किसकी है? घिया तोरई की, या नस्दा तोरई की, या दोनों की, या इनमें से कोई नहीं? तो पूसा चिकनी किसकी वैरायटी है आप लोग बताएंगे, और सभी लोग सही बताएंगे। पूसा चिकनी किसकी वैरायटी है? तो घिया तोरई की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मेटाजीनिया दशा किस में पाई जाती है? मक्का में, खजूर में, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? आप लोग आंसर देते रहेंगे और सभी लोग सही आंसर देंगे। ठीक है, जिन लोगों के आंसर गलत हो जाते हैं वो लोग अपने आंसर जब हम बोलते हैं तब मिला लेंगे, और जो आंसर जिसका गलत जाता है वो क्वेश्चन वो नोट करके और आंसर याद कर लेगा। ठीक है, तो मेटाजीनिया दशा किस में पाई जाती है? आप लोगों को पता होगा, खजूर में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं 42 क्वेश्चन पे। कुकर बिटेसी कुल में कलिका क्षय होता है, क्या होता है? जीवाणु द्वारा होता है, विषाणु द्वारा होता है, कवक द्वारा होता है, या तीन में से ही आपका आंसर मिल जाएगा। तो आप लोग इसका आंसर देंगे। कुकर बिटेसी में कलिका क्षय होता है, किसके द्वारा होता है? तो आप लोगों को भी पता होगा, वायरस के द्वारा होता है। आगे बात करते हैं IIBR कहाँ स्थित है? बरेली, कानपुर, भोपाल, या बनारस? IIBR कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है आप लोगों को पता होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। ये कहाँ पर है? बनारस में। ठीक है, एक होता है IBRI, ये दोनों आप लोग साथ साथ लिख लेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये होता है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपकी बरेली में ही है। इज्जत नगर एक जगह है बरेली में, वहाँ पर स्थित है। और जो IIBR है आपका, ये बनारस में स्थित है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये आपका बनारस में स्थित है। फालसा का
कुल क्या है, मतलब फालसा किस फैमिली के अंतर्गत आता है, लिलिएसी, एपिएसी, टीलिएसी या रोजेसी। 15 सेकंड का टाइम और आप लोग आंसर देंगे। फालसा की फैमिली क्या है, तो फालसा की फैमिली क्या है आप लोगों को पता होगा, टीलिएसी। ठीक है, टीलिएसी फैमिली में फालसा आता है। 44 क्वेश्चन का आंसर आपका सी सही है। 45 क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे। निम्न में से किस फसल का प्रवर्धन बीज द्वारा नहीं होता है। इनमें एक आपकी फसल ऐसी है जिसका प्रवर्धन सीड के द्वारा नहीं होता है और 3 का सीड के द्वारा होता है। तो जो सीड के द्वारा जिसमें प्रवर्धन नहीं होता है वो आपको इसमें से ढूंढना है। पपीता, फालसा, कॉफ़ी या आंवला, इसमें से किसका प्रवर्धन सीड के द्वारा नहीं होता है, यही आपको बताना है। तो आप लोगों को पता है आंवला जो होता है इसका प्रवर्धन सीड के द्वारा नहीं होता है। बाकी के ऊपर के पपीता, फालसा, कॉफ़ी, इनका प्रवर्धन सीड के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, आम में कोयली रोग का कारण है। आम में कोयली रोग का कारण कौन है। बोरोन की कमी, SO2 की अधिकता, A एंड B बोथ, या इनमें से कोई नहीं। तो आम में कोयली रोग जब हमने आपको पढ़ाया था तब आपको बताया था कि आम में कोयली रोग लगने के 2 कारण हैं, एक तो बोरोन की कमी, दूसरा SO2 की अधिकता। तो इसका आंसर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, A एंड B बोथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तरबूज की किस प्रजाति में सबसे अधिक TSS पाया जाता है। सीधा क्वेश्चन ऐसा ही आपका पूछा गया था यूपी कैडेट के एग्ज़ाम में। तो आप लोग इसको ऐसे ही जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, या आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तरबूज की किस प्रजाति में सबसे अधिक TSS पाया जाता है, तो सबसे अधिक शुगर बेबी में। ठीक है, शुगर बेबी एक तरबूज की वैरायटी है, इसमें सबसे अधिक TSS की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, फलों मतलब फल वृक्ष में सबसे अधिक उपयुक्त सिंचाई की विधि कौन सी है। जो फलों वाली सब्जियां हो गई या फल वृक्ष हो गए उनमें सबसे अधिक जो सबसे उपयुक्त सिंचाई की विधि कौन सी है, आप लोग देखेंगे और आंसर देंगे। बौछारी विधि, ड्रिप इरीगेशन, थाला विधि, या इनमें से कोई नहीं। जो फल वृक्ष होते हैं इनमें हम लोग सिंचाई करने के लिए कौन सी सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, तो आप लोगों को भी पता होगा थाला विधि। ठीक है, थाला विधि आपने नाम सुना होगा, ये आपका सबसे उपयुक्त है। आगे आप लोग देखेंगे इसमें मल्टी फ्रीजर प्रजाति किसकी है, इंपॉर्टेंट वैरायटी है मल्टी फ्रीजर। मल्टी फ्रीजर किसकी वैरायटी है, तो आप लोगों को भी पता होगा मल्टी फ्रीजर किसकी वैरायटी है, मटर की वैरायटी है। ठीक है, मल्टी फ्रीजर मटर की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन, कौन सा खनिज बोरॉन का अयस्क है। आप लोग आंसर देखेंगे और लगाएंगे। 15 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो टाइम आपका ओवर। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, कौन सा खनिज बोरॉन का अयस्क किसमें पूछा है, तो आपका आंसर ए सही है। अगला क्वेश्चन, सोलम है। सोलम और रिगोलिथ हमने 2 आपको बताए थे, वही आपका इसमें पूछा गया है सोलम। सोलम क्या होता है, इसमें कौन सी कंडीशन सोलम में लागू होगी। 15 सेकंड का टाइम और आंसर आप लोग दीजिए। तो आप लोगों को बताया गया था A+B ओरिजिन को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, सोलम, और A+B+C को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं, रिगोलिथ। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। A+B ओरिजिन जो होता है उसको सोलम कहते हैं। आगे 52, 1:1 सिलिका एल्यूमिना अनुपात पाया जाता है। सिलिका एल्यूमिना में 1:1 का अनुपात किस में पाया जाता है। 15 सेकंड का टाइम और आंसर आप लोग देंगे। 1:1 सिलिका एल्यूमिना अनुपात किस में पाया जाता है, नेक्राइट में, मोंटमोलाइट में, क्लोराइट में, या सभी में। तो इसका आंसर क्या सही है आपका, नेक्राइट में। ठीक है, नेक्राइट इसका आंसर सही है।
अंतर्दहन इंजन की ऊष्मा क्षमता कितनी होती है? जो अंतर्दहन इंजन होता है ना, एक अंतर्दहन होता है, एक बाह्य दहन होता है इंजन। तो अंतर्दहन इंजन की ऊष्मा क्षमता, इसमें हीट कैपेसिटी पूछी है, ऊष्मा क्षमता कितनी होती है? 15%, 20%, 21% या 40%? 15 सेकंड का आपका समय है और 15 सेकंड में आप लोग इसका आंसर देंगे, उसके बाद हम आपका आंसर इसमें बताएंगे। तो अंतर्दहन इंजन की ऊष्मा क्षमता कितनी होती है? 40%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की। पिस्टन के ऊपरी भाग को कहते हैं, पिस्टन के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं हम लोग? आप लोग ऑप्शन देखेंगे और आंसर लगाएंगे। केवल 15 सेकंड का टाइम है आपका और उसमें आपको इसका आंसर देना है। पिस्टन के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो सभी लोगों को पता है ऊपरी भाग क्या होता है, हेड होता है। तो पिस्टन के ऊपरी भाग को क्या कहेंगे? हेड कहेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन, पेट्रोल इंजन में संपीड़न अनुपात कितना होता है? पेट्रोल इंजन में संपीड़न अनुपात कितना होता है? 14:22:1। ठीक है, 9:14:1 और 30:40, 40:1। मतलब इसको हम लोग और क्या कहते हैं? 40:1 या 30:40, 9:14:1, 14:22:1। इसका आंसर आप लोग देंगे। पेट्रोल इंजन में संपीड़न अनुपात कितना होता है? तो जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग नोट कर लेंगे, 9:14:1। ठीक है, अनुपात यहाँ पे 1। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के आपके टेस्ट में 55 क्वेश्चन थे। अंत तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप लोग इसको लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कुछ लोग अंत तक जुड़े रहते हैं लेकिन लाइक वगैरह नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों को ध्यान रहे इसलिए आपसे लास्ट में बोल देते हैं कि लाइक आप लोग कर दिया करिए। ठीक है, और भी आपको कुछ अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको मिलेंगे 1-2 दिन बाद, टेस्ट पेपर ही आपका लेकर के आएंगे। तब तक आपकी जो क्लासेस चल रही हैं आप लोग उनको अच्छे से देखते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें और आपका पेपर जो है वो ज़्यादा लेट नहीं होगा। ठीक है, जुलाई के शुरुआत में ही आपका पेपर हो जाएगा। तो आप लोग को ज़्यादा वो नहीं करेंगे, मतलब अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, 10 से 12 दिन का आपका एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। मतलब पहले 17-18 में था आपका पेपर जून में, अब 5-10 के लगभग जुलाई में आपका पेपर होने की संभावना है। तो आप लोग ऐसे ही अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें और प्रैक्टिस करते रहें हमारे चैनल से आकर के, आपका पेपर जो है वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए, अब मिलते हैं आपको 1-2 दिन बाद, फिर टेस्ट लेकर के आएंगे। टेस्ट कब होता है तो कुछ लोगों को नहीं पता है, उन लोगों को बता दें। सबसे पहले आप लोग अपना स्कोर बताएंगे, कौन कितना स्कोर किया है। ठीक है, अपने कमेंट करेंगे कौन कितना स्कोर किया है। और टेस्ट की सूचना आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। जिन लोगों ने अभी तक हमारा ये दोनों चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो लोग ज्वाइन कर लें यहाँ पे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए, तो आपको मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, मतलब अगले टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।